ensemble जो है it is a collection of large number of microstates that give rise to some macrostate is called statistical ensemble. It comprises the entire list of possible microstates of a particular macrostate. के ensemble क्या होते हैं? ensemble जो हैं ये consist करते हैं किसी भी macrostate में आने वाली microstates पे, और उस ensemble के अंदर किसी भी मैक्रोस्टेट में जितनी भी माइक्रोस्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं वो सारी इस ensemble में लाए करेंगी। ठीक है, तो एक किस्म का ये माइक्रोस्टेट्स का मजमुआ है, इसको हमने ensemble का नाम दिया हुआ है, लेकिन ये किसी स्पेसिफिक मैक्रोस्टेट से इसका ताल्लुक है। अब आगे हम देखते हैं कि ensembles की टाइप्स कितनी हैं। ensembles की 3 टाइप्स हैं: canonical ensembles, micro canonical ensembles एंड grand canonical ensembles। अब यहाँ पे मैं ना सिर्फ इनको डिफाइन करूँगी क्योंकि आगे ये कुछ चीज़ों में इनका ना यूज़ हो रहा है टर्म्स का, और इनको फिर बाद में लास्ट में जाके हम हर जो टाइप है इसकी उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो अलग से टॉपिक है, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इनको डिफ़ाइन कर रही हूँ। अब कैनोनिकल फर्स्ट जो टाइप है कैनोनिकल एनसेम्बल्स है, ये वो इसमें वो सब सिस्टम आ जाता है जो अपने सिस्टम के साथ एनर्जी को तो एक्सचेंज करे लेकिन मैटर एक्सचेंज ना कर सके। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम जो है वो या तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है या मैटर एक्सचेंज कर सकता है, तो कैनोनिकल एनसेम्बल्स में वो सब सिस्टम, और सुने मैं सब सिस्टम कह रही हूँ, सिस्टम नहीं, कि सिस्टम का जैसे आप पार्ट्स बना लेते हैं तो आप उनको नाम दे देते हैं सब सिस्टम्स का, तो वो सब सिस्टम जो अपने बाकी के सिस्टम के साथ एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके लेकिन मैटर ट्रांसफ़र ना करे, तो ऐसे एनसेम्बल को हम, ऐसे सब सिस्टम को हम कैनोनिकल एनसेम्बल का नाम देंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स। ऐसे एनसेम्बल्स, ऐसा सब सिस्टम जो अपने बाकी के सिस्टम के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज ना कर पाए, यानी कि ये एक किस्म का आइसोलेटेड सब सिस्टम होगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आइसोलेटेड सब सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें जो ना तो एनर्जी को एक्सचेंज कर सके एनवायरनमेंट के साथ और ना ही मैटर को एक्सचेंज कर सके। इसी तरह का सिस्टम जो है वो आपको आइसोलेटेड सब सिस्टम जो है वो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल बनाएगा। और दूसरा क्या कि इसकी एग्जांपल आप, जैसे आप कोई एडियाबेटिक प्रोसेस ले लें तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा। आगे ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स, ऐसा सब सिस्टम जो अपने रिमेनिंग सिस्टम के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सके, वो ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल कहलाता है। तो ये हमने देखा कि एनसेम्बल क्या है, कि ये माइक्रो स्टेट्स का मजमुआ है, कि किसी भी मैक्रो स्टेट के अंदर जितनी भी माइक्रो स्टेट्स आ सकती हैं वो सारी एनसेम्बल बनाएंगी। और आगे इसकी 3 टाइप्स है: कैनोनिकल एनसेम्बल्स, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल्स, ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल्स। तो इसमें हमने देखा कि कैनोनिकल जो है उसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, माइक्रो कैनोनिकल में सिर्फ ना एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर एक्सचेंज होगा, और ये किस्म का आइसोलेटेड सब सिस्टम होगा। और तीसरा क्या ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल है, जिसमें ऐसा सब सिस्टम लाया करता है जो रिमेनिंग सिस्टम के साथ ना दोनों एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये जिन बच्चों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसके ऊपर आप जिनको यूज़ करके आप आगे क्वांटम मैकेनिक्स के में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हैं या चीज़ों को डिराइव करते हैं। तो इसी तरह हमारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो यहाँ पे हम सबसे फंडामेंटल पोस्टुलेट जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का वो देखेंगे, इस पोस्टुलेट को हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल नेम है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इंसेम्बल्स और ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के लिए मैं कह रही हूँ,
ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, एमएससी के भी और सेमेस्टर सिस्टम के लिए भी। तो ये पॉस्टुलेट भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल आ प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज। और ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट all the accessible regions of a phase space are given equal weights in everything over a canonical ensemble, or in the microstates, if the microstates have same energy, volume and number of particles, then they occur with equal frequency in the ensemble. और इसकी तीसरी डेफिनेशन या इसकी स्टेटमेंट हम इस तरह से भी दे सकते हैं, an isolated system in equilibrium is equally likely to be any of its accessible states. अब ये थ्योरम हमें बता क्या रहा है कि अगर दो माइक्रोस्टेट्स हैं, फर्स्ट करें आपके पास दो माइक्रोस्टेट्स हैं, दोनों की एनर्जी भी सेम है, यानी कि दोनों को सेम एनर्जी अवेलेबल है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, और दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ सकते हैं वो भी सेम है। तो आपके ये पॉस्टुलेट क्या कहता है कि दोनों माइक्रोस्टेट्स का, कि आपका सिस्टम जो है वो किस माइक्रोस्टेट में जाएगा, उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब है चांस या प्रोबेबिलिटी कि आपका सिस्टम दोनों में से किसी भी स्टेट में जा सकता है, कि चांस कि आपका सिस्टम किस वाली स्टेट में जाएगा ये 50% है। या आपने कि वो पहली स्टेट में भी जा सकता है, वो दूसरी स्टेट में भी जा सकता है, लेकिन दोनों की एनर्जी, दोनों का वॉल्यूम, दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होने चाहिए। तो जब ये बिल्कुल एक दोनों तरह से सेम माइक्रोस्टेट्स होंगी, तो आपके सिस्टम के पास 50% चांसेस हैं कि वो पहली स्टेट में जाए या दूसरी स्टेट में जाए। इसकी आई है समझ आपको बेटा? इस पॉस्टुलेट की समझ आई है आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी सही तरह? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा इतनी देर से क्यों बोल रहे हैं? आपको ये समझ आई है फंडामेंटल, ये जो पॉस्टुलेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है? अच्छा, ये जो पहली डेफिनेशन है ना, ये जो ऑल द एक्सेसिबल रीजन्स ऑफ फेस स्पेस, ये आपको आगे मैं फेस स्पेस को टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, फिर आपको ये समझ आ जाएगी पहले वाली जो डेफिनेशन है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बताया हुआ है एक्सेसिबल रीजन ऑफ फेस स्पेस, तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये रीजन ऑफ फेस स्पेस क्या है, तो आप इस डेफिनेशन को ये ज़रा कंफ्यूजिंग होगी। इसलिए मैंने सेकंड डेफिनेशन इसमें लिखी है कि वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएगी। कि फर्ज करें कि आपके पास दो माइक्रोस्टेट्स हैं, दोनों की एनर्जी भी सेम है, दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, और दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ सकते हैं वो भी सेम है। तो आपका सिस्टम के पास 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि चांस है कि वो पहली स्टेट में जाए या दूसरी स्टेट में जाए, यानी कि दोनों के चांसेस सेम होंगे। तो इसलिए इसको नाम दिया हुआ है प्रिंसिपल इक्वल अप्रायोरी प्रोबेबिलिटीज के। इक्वल प्रोबेबिलिटी दोनों के पास होगी, 50% चांस है कि वो पहले में जाए या दूसरे में जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिस्टम जो है ये पहले इस स्टेट में जाएगा, नहीं ये इस स्टेट में जाएगा। उसके पास दो चांसेस हैं कि वो इसमें भी जा सकता है और दूसरे में भी जा सकता है, 50% चांसेस हैं। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों माइक्रोस्टेट की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज स्पेस। द कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलर जे गिब्स इन 1901। ये 1901 में फेस स्पेस का जो कंसेप्ट है वो विलर जे गिब्स ने दिया था। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में दो तरह की स्पेसेस पढ़ी हैं, एक है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस और एक है फेस स्पेस।
तो आपने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो पोजीशन होती है, लेकिन फेस स्पेस के अंदर आपने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पोजीशन भी आता है, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स भी आएंगे और जर्नलाइज मोमेंटा भी आएगा, यानी कि दोनों जो हैं वो आपके फेस स्पेस में एज अ कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेंगे। अब हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं अब बेटा मैं अब वापस जाती हूँ ना तो फिर अच्छा चले मैं ये लाइन बोल के ना फिर जाती हूँ। अ स्पेस ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम इन विच स्टेट correspond to a unique point in the phase space। कि अब इसमें ना इसको ना आप गौर से सुनिएगा कि एक फेस स्पेस जो है